बचपन में हमारे घर में खाने के लिए दाने हर दिन उपलब्ध नहीं होते थे। मैं बहुत सारे मकानों का नींव गड्ढा खोदा हूँ। सोचने की ज़रूरत है कि हमको बुढ़ापे तक रिक्शा चलाना है या फिर रिक्शा गैरेज का मालिक बनना है। बचता रह था मेरा, तो मेरे घर वाले ना लॉक करके अंदर रख देते थे कि स्कूल ना जाए। एक दिन मेरी दादी को पता चला, ओह! ये बच्चे मतलब छुप-छुप के स्कूल जाते हैं। पढ़ने का जुनून छोटा से ही आ गया था। ना अभाव के बावजूद मैं बता दूँ, मैं कई बच्चों को सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से मैं वहाँ से बहुतों को पीजी करवाया है। झारखंड का ये पहला ट्राइबल जर्नलिस्ट है जिसे ये अवार्ड मिल रहा है। जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर कॉर्नेलियस मिंज। मैं फिलहाल गोस्नर कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर काम कर रहा हूँ और मैं गोस्नर कॉलेज में नागपुरी पढ़ाता हूँ। अभी मैं जिस मुकाम पे हूँ, इस मुकाम तक पहुँचने में कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े। आज मैं अपने संघर्ष की गाथा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। इस संघर्ष को साझा करने के लिए आईडीटीवी इंद्रधनुष ने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, मैं गुमला जिले के सुदूरवर्ती एक मेरा गाँव है नतापोल, मैं वहाँ से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग भी संत पॉल मिडिल स्कूल टोंगो से हुई। संत पीटर हाई स्कूल टोंगो से मैं वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद मैं रांची की ओर रुख किया। बचपन में हमारे घर में खाने के लिए दाने हर दिन उपलब्ध नहीं होते थे। मुझे एक बार की बात याद आती है। हमारे घर में खाने के लिए नहीं थे तो मेरी माँ ने नानी के यहाँ गई, उनको लगा कि कुछ वहाँ से मिले, पर वहाँ भी वैसे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन वो एक मड़ुए की रोटी को लेकर घर वापस आई। रास्ते में मैं अपनी दीदी के साथ स्कूल जा रहा था और एक टोंगो जगह है, वहाँ पर हम लोग की मुलाकात अपनी माँ से हुई। मैं छोटा ही था, दीदी सबसे बड़ी है तो बड़ी थी। वहाँ पर माँ ने रोटी को 2 टुकड़े किए, बड़ा टुकड़ा मुझे दिया और एक छोटा टुकड़ा था वो मेरी दीदी को दी। मैं तो बहुत जल्दी से वो खा गया क्योंकि डेली तो खाना मिलता नहीं था। दीदी ने भी थोड़ा-सा हिस्सा अपने टुकड़े का मुझे और दे दिया और हम लोग इस तरह से स्कूल चले गए। क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी-सी जुगाड़ी होती थी या कोशिश की जाती थी कि थोड़ा इसके लिए खाना दिया जाए। पर वो घटना मुझे याद है और मुझे लगा कि खाने को नहीं है, फिर भी हम लोग स्कूल जा रहे हैं। वहाँ से मन में एक बार क्लिक किया कि डेली खाना कैसे हो? इस तरह से दिन बीतता गया, स्कूलिंग पूरी हुई, मैट्रिक की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की और रांची में संत पॉल कॉलेज है, वहाँ पर मैं इंटर में नामांकन लिया था। बहुत कम स्कूल जाता था, क्लास वैसे अटेंडेंस से थोड़ा बहुत माफ भी हो जाता था। लेकिन उस बीच में मैं रांची में पहले रांची का जो पुराने लोग हैं वो याद रख करेंगे कि पहले कूनी से खाना पकता था। कूनी जो लकड़ी का बुरादा होता है, उससे लोग खाना पकाते थे। तो हर संडे मैं अपने दोस्त के साथ में रिक्शा निकालता था और हम लोग 10, 15, 20 बोरा कूनी उनको पहुंचा देते थे जिनको जरूरत होती थी। हम लोग को कमीशन के रूप में 2 रुपया या 5 रुपया मिलता था, मतलब एक बोरे में। और कूनी से भी नहीं होता था तो मैं बहुत सारा पिस्का मोड़ साइड का जो इलाका है, मैं वहां पे लेबर का काम करता था, जिसको कूली कहते हैं। मैं बहुत सारे मकानों का नींव गड्ढा खोदा हूं, मुझे याद ही नहीं है, 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और वहां से भी कुछ पैसे मिलते थे और वहां से जो पैसे मिलते थे उसको अपना रेंट रूम, फिर अपना पढ़ाई लिखाई, फिर अपना खाना वो करते थे और कॉलेज भी करते थे। कुछ दिन कॉलेज नहीं जाते थे और ये काम करते थे, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहा। मेरे मन में आ गया था कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो,
बहुत बुरी क्यों ना हो, आपके पास पैसे हो या ना हो, मैं ठान लिया था कि हर हाल में पढ़ना है। इसी बीच में मैं दिल्ली भी पहुंचा। दिल्ली कैसे पहुंचा, पढ़ाई जारी रखनी है नहीं रखनी, उस समय पता ही नहीं चला था कि पढ़ाई जारी रखें या नहीं रखें। यही पेट के सिलसिले में दिल्ली में पहुंच गया और वहां पर मैं बूचड़ खाने में काम करने लगा, जहाँ पे मुर्गी और मटन जो है खस्सी वो कटते थे, उस शॉप में मैं काम करता था। और मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ पे काम किया, मैं तकरीबन 2.5-3 साल तक वहाँ काम किया। और खस्सी जो है वो मैं करीब-करीब 9 किलो का चापड़ चलाता था और मालिक बहुत खुश रहता था। वो चापड़ गिरते ही बहुत बढ़िया सॉलिड पीस होके निकलता था और वो हमसे बहुत खुश रहता था और पैसा ठीक-ठाक देता था। उसी पैसे को मैं जमा करता था आगे की पढ़ाई के लिए। इस बीच में एक व्यक्ति डेली मीट लेने जाते थे और वो मुझे बार-बार यही बोलता था कि पढ़ाई के लिए वापस लौटो, काम करने का बहुत समय है। वो लगातार 2.5-3 साल तक वो मुझे टोकते रहे। अंततः मुझे लगा ये बार-बार बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं। मैं अंततः फिर वापस रांची लौट गया। तब तक मैं करीब-करीब 1 लाख के आसपास मेरे अकाउंट में पैसा हो चुका था और उसी पैसे से बाद में मैं इंटर की पढ़ाई, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई और पीजी की पढ़ाई, एमफिल, नेट जो भी है, बाद में मैं उसी पैसे से थोड़ा बहुत कमाता था और उसी पैसे को मैं यूज़ करता था। इस बीच में मैं पत्रकारिता का कोर्स भी किया। सबसे हाईएस्ट अगर मैं फीस भरा तो पत्रकारिता का कोर्स के लिए भरा था। 14,000 के करीब आस-पास लगा था, वो मेरे लिए काफ़ी अधिक लग रहा था। लेकिन पत्रकारिता क्यों करना, नहीं करना, ये उतना पता नहीं था। लेकिन बचपन में मैं रेडियो सुनता था, तो रेडियो से एक आवाज़ आती थी। रेडियो से आवाज़ आती थी तो मैं एक हमारे रिश्ते में आजा लगते हैं, उनको पूछा, "ए आजा, ये रेडियो बाजेल कैसे?" तो वो बोले कि "तइहो जन इक्से ढुक के कहबे होल हमरे सुनब।" अच्छा, मैं ढुक के कह सको ना? तो बोले हाँ। बाद में पता चला कि उसमें घुस के तो बोलना नहीं है, लेकिन रेडियो में बोलने के लिए कहीं तो घुसना है। तब फिर मैं बीए कर चुका था, तभी आकाशवाणी रांची का कैजुअल कंपेयर का नागपुरी में वो निकला हुआ था कि आप कैजुअल कंपेयर के लिए भर सकते हैं। मैं उसमें अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तभी बहुतों ने कहा कि अगर तुम मीडिया लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पत्रकारिता का कोर्स करो। तो फिर मैं पत्रकारिता का कोर्स किया था। लेकिन मैं बदस्तूर पढ़ाई को जारी रखा। मैं पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद नज़र टीवी एक चैनल था, उसमें मैं नागपुरी समाचार वाचन और उसमें 3 नागपुरी के गीतों के प्रोग्राम होते थे। डहरे डहर, रिझवार संगी और रीझ रंग। ये 3 गीतों के जो प्रोग्राम थे, वो मैं ही करता था और उससे एक तरह से मेरी पहचान बन रही थी रांची में। तब मुझे लगा कि नहीं, अब मीडिया लाइन में ही आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद में मैं काफ़ी समय तक नज़र टीवी में काम किया। फिर बहुतों ने कहा कि प्रिंट मीडिया की ओर लौटो, तो फिर मैं प्रिंट मीडिया में काम करना शुरू किया। एक अखबार पहले निकलता था सांध्य, झारखंड न्यूज़ लाइन। मैं वहाँ से काम करना प्रारंभ किया और फिर कुछ समय के लिए मैं दैनिक जागरण में भी काम किया था और रांची एक्सप्रेस में, क्योंकि बलबीर सर हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने मौका दिया कि तुम न्यूज़ लाइन में काम करते हो, 4 बजे तो तुम्हारा अखबार बंद हो जाता है, तो तुम रात को हमारे यहाँ काम करो। तो मैं रांची एक्सप्रेस में भी काम करता था। फिर बाद में खबर मंत्र में मैं आखिरी बार काम किया और वहाँ से फिर मैं एक तरह से मीडिया लाइन से अलग हुआ, क्योंकि खबर मंत्र में काम करते-करते 2020 में गोस्सनर कॉलेज में मेरी नियुक्ति हुई बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नागपुरी विषय के लिए। तो फिर मैं मीडिया लाइन से अलग हो गया और मैं अभी नागपुरी पढ़ा रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे भी विकट क्यों ना हो, बहुत आपके पास पैसे ना हो, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि कुछ करना है, बनना है, तो आपको वो मिलकर ही रहेगा, वो हर हाल में मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ का निधन काफ़ी पहले हो चुका था। बाद में पिताजी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो घर को हमेशा के लिए छोड़ दिए। ऐसे में हमारा पूरा परिवार, पूरा जो हम भाई-बहन थे, सभी कोई
गांव से हम लोग करीब करीब 22 साल के लिए मतलब हट गए। मैं कहाँ था पता नहीं, मैं रांची में रह रहा था, हमारी बहनें कहीं और रहती थीं, और इस तरह से पूरा परिवार बिखर गया। फिर भी मैं सोचा कि चाहे किसी का भी निधन क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए मैं पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। बाद में जब मैं पत्रकारिता करते हुए कुछ कमाना शुरू किया, तो मैं अपनी बहनों को वापस उनको लाके पढ़ाना शुरू किया। और अभी एक मेरी जो सिस्टर है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है, जबकि वो पूरी तरह से वो भी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। उसको सीधे-सीधे हमने पहले सीधे 10वीं में रजिस्ट्रेशन होता था, 9वीं में नहीं होता था। उस समय मैं उनको लाया और सीधे 10वीं में उनका रजिस्ट्रेशन कराया, और मैं रात को काम करके 11-12 बजे जब घर लौटता था, तब मैं उनको मैथ, इंग्लिश और कुछ जो दूसरे विषय हैं उनको मैं पढ़ाता था, और उनका मैट्रिक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और अभी वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर जेपीएससी के थ्रू उनकी नियुक्ति हुई है। और एक वो भी एक तरह से देखा जाए तो मेरे संघर्ष को देख रही थी, तो उनका भी एक दृढ़ निश्चय था कि मैं भी कुछ बनूंगी और करूंगी। मैं हर दिन रात को लौट के करीब करीब 2-3 बजे तक अपने पीएचडी थीसिस है उसको मैं लिखता था, और इस तरह से 5 साल में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ। नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में मीडिया की भूमिका, ये मेरा रिसर्च का विषय रहा। और मैं मीडिया से जुड़ा था, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक लिया था। मैं नमन करता हूँ श्रद्धेय गुरु जी गिरिधारी राम गोंझू जी का, कि उन्होंने कहा कि तोय मीडिया लाइन में आहिस तो तोय यह विषय के चुन, तो के काम करे में आसानी होगी। और उनके कहे मुताबिक मैं अपने शोध को पूरा किया, और जिस दिन मैं अपना शोध पूरा किया, मुझे पीएचडी की उपाधि मिली। मैं उनके पास गया उनका एक बार फिर से आशीर्वचन लेने के लिए, तो मैं उनको देखा कि उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बोला, सर काले कांद थे? तो बोले कि इतना ईसन में जे तो काम कर ले, वो मुके हृदय के छुई दिलक, बहुत आज मुके सुकून मिला थे और बहुत खुशी हूँ लागत थे। तो वो मुझे बहुत ही मानते थे। एक तरह से देखा जाए तो उनके मार्गदर्शन पर मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। और इस बीच में शकुंतला मिश्र, वो मुझे पुस्तक उपलब्ध कराया करती थी। मैं उनके पास में 1-2 मिनट या आधे घंटे के लिए पढ़ने जाता था। वो अपना कार्यक्रम करते-करते मुझे कुछ पढ़ा देती थी, और मैं इस तरह से बाद में आके नोट तैयार करता था। तो उनका भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो 3-4 बातों पर तो आपको फोकस होना ही पड़ेगा। सेल्फ नियंत्रण जो है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ही ज़रूरी है। आत्म नियंत्रण, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जब आप वहाँ से भटक जाते हैं या फिर आप नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये आपको खुद को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और टारगेट तो आपका हर हाल में होना है कि मुझे बनना क्या है। फाइनेंस एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसकी व्यवस्था हो जाती है अगर आप टारगेट, अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करते हैं, टाइम उसके लिए आप निकालते हैं। टाइम नहीं निकालिएगा तो किसी भी कीमत पर आप सक्सेस नहीं होइएगा। अभी मेरी 6 पुस्तक पब्लिश हो चुकी है। फिलहाल अभी एक पुस्तक आई है नागपुरी गीत कर राग रागनी, जो बिल्कुल रिसेंट है। उसको करीब करीब मुझे 2 साल लगे तैयार करने में। एक उरांव साहित्यकार की पुस्तक है जिसको मैंने करीब 3.5 सालों में पूरा किया, जो अभी बाजार में वो भी है। इसके अलावा 4 बुक और है जो पब्लिश हुआ है। तो मैं बुक लिखता था, तो इसीलिए मैं 3 बजे के पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कभी सोया हूँ। फिलहाल अभी मैं प्रोफेसर बनने के बाद भी 2 बजे के बाद ही बिस्तर में जाता हूँ, क्योंकि उसके पहले बच्चों के काफ़ी काम करने होते हैं। तो समय निकालना एक बहुत ज़रूरी है, और उसी समय प्रबंधन भी एक बहुत ज़रूरी है। इतने लोग आएँगे, मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपके दोस्त से आप कितने सलाह लेते हैं, आपकी दोस्त या आपका फ्रेंड सर्किल कौन है, तो हमेशा अपने ऐज के बच्चों को वो बताते हैं। लेकिन बच्चों के हिसाब से या औरों के हिसाब से मैं ये अनुभव किया हूँ कि आप अपने ऐज के दोस्तों को बनाइए, उनके साथ रहिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा रहिए। आप उनका अनुभव आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। उनसे आप दोस्ती करिएगा तो अन्य बच्चों की तुलना में आप आगे रहिएगा। मेरा शुरू से यही रहा। मैं अपने ऐज के लोगों से बहुत कम दोस्ती की। कॉलेज में, स्कूल में बस
बाहर में मेरे एज के कोई भी दोस्त नहीं हुआ करते थे, सारे बड़े एज के होते थे। उसका भी एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। पहली बार में ही मैंने नेट निकाला था और पत्रकारिता करते हुए, मैं एक बार भी बुक नहीं पढ़ा, लेकिन सुनना, देखना या कहीं थोड़ा बहुत झाँक लिया, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ और एक ही बार में मेरा जेआरएफ हुआ था। तो जब मेरा हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। जब आप समय निकालिएगा, समय प्रबंधन करिएगा, तो अवश्य आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। समय सबके पास एक ही है, संघर्ष सबके हैं, अभाव सब किसी को है, सबकी अलग-अलग समस्या है, लेकिन उसी समस्या में लोग आगे निकल जाते हैं। वही निकलते हैं जो संघर्ष करते हैं, लगातार उनको संघर्ष में रहना पड़ता है और संघर्ष करके जो जीवन जीने का आनंद है, वो भी लाजवाब है। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि अ, पहले मैं किस तरह से जीता था और अभी कि मेरी लाइफ में क्या चेंजिंग हुआ। मैं प्रोफ़ेसर बन गया, लेकिन उसका इसका मतलब ये नहीं पता चलता है कि संघर्ष पहले जो था मैं ज़्यादा उसमें मुझे खुशी मिलती थी। मुझे ऐसा महसूस होता है। अभी क्योंकि चुनौतियाँ या च दूसरा मेरे ज़िम्मेवारी अलग हो गई हैं, तो संघर्ष बदस्तूर जारी रहनी चाहिए और उस संघर्ष के बाद जब परिणाम मिलता है, तो वो बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। बहुत के कहते हैं कि संघर्ष तो सबको ही करते हैं, तो संघर्ष करने का तरीका भी चेंजिंग होना चाहिए। मानिए कोई रिक्शा चालक अपनी छोटी उम्र से ही रिक्शा चला रहा है और वो बुढ़ापे तक रिक्शा चला रहा है, तो सोचने की ज़रूरत है कि हमको बुढ़ापे तक रिक्शा चलाना है या फिर रिक्शा गैरेज का मालिक बनना है। पढ़ाई का हमारे घर में माहौल नहीं था। हर दिन हम लोग भरपेट खाने की उम्मीद नहीं करते थे। इस बीच में क्योंकि स्कूल जाना है, ये कैसे आया मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। तो मेरे घर में मेरी दादी और मेरे दादू और मेरे पिताजी का कहना था कि ये खेत कौन कमाएगा? तो मैं अपना जो बस्ता था मेरा, तो मेरे घर वाले ना लॉक करके अंदर रख देते थे कि स्कूल ना जाए। मैं और अपनी बहन बहुत उसका एक तरीका निकाले। वो जो ताला लगता है उसको हम लोग खींच के उसको निकाले थे और हम लोग ठोक देते थे। हम लोग ताला लगा हुआ रहता था, खींच के निकालते थे, अपना बस्ता निकाल के स्कूल चले जाते थे और आके 4 बजे से पहले उसमें फिर रख देते थे और उसको ठोक देते थे। एक दिन मेरी दादी को पता चला, जब वो ताला खोलने के लिए गई तो वो नीचे गिर गया। तब उनको पता चला, ओह! ये बच्चे मतलब छुप-छुप के स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने का या पढ़ने का कहाँ से आया या कैसे आया इसको तो मैं याद नहीं कर पाता हूँ। लेकिन खाना अच्छा मिलता है, पढ़े-लिखे लोग अच्छा खाते हैं और मैं स्कूल में देखता था वहाँ पे जो टीचर्स थे पढ़ाते थे या कुछ और लोग, तो उन लोग बातचीत करते थे या कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा आदमी बनोगे, भरपेट खाना भी मिलेगा। कुछ इस तरह का हमारे कुछ टीचर थे वो बोला करते थे। तो वो मन में आ गया था कि पढ़ना है। ये पढ़ने का जुनून छोटा से ही आ गया था। मेरे सीनियर दोस्त मैं आपको बताया था कि मैं अपनी उम्र के लोगों से बहुत कम दोस्ती किया करता था। वो अभी रेलवे में इंजीनियर हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि चलो मैं भी जा रहा हूँ कमाने तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैं उनके जैसा ज़्यादा नहीं काम कर पाता था, तो वो मेरे हिस्से का भी कुछ काम कर देते थे, लेकिन पैसे हम लोग बराबर हमको देते थे। हीन की भावना तो कभी आई ही नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई देख लेगा तो क्या होगा या न्यू गड्ढा खोद रहा हूँ तो छोटा काम हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो रिक्शा भी बहुत बढ़िया से चलाता था। मेरा यदि कोई पीछे से पुश करता था, तो मैं चलाता था, कभी वो चलाता था, मैं पुश करता था। मैं साइकिल से मैं ध्यान देता हूँ, मैं शुरू में भी साइकिल से स्टार्टिंग किया था, जब मैं नज़र टीवी में था। बाद में कोई मुझे सेकंड हैंड गाड़ी उपलब्ध कराई कुछ पैसे लेकर। तो शुरू में भी मैं 2-3 साल तक साइकिल में किया, जब पत्रकारिता करने आता था तो साइकिल में, फिर यहीं से मैं ड्यूटी साइकिल में जाता था। वहाँ तो मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि सीधे नज़र टीवी में जाना था। फिर उसके बाद वहाँ से बूम पकड़ के, कैमरा पकड़ के मेरे पास मुझे याद आता है 22-23 हज़ार का कैमरा मैं किसी तरह खरीदा था और कैमरा पकड़ के जाता था, बूम पकड़ के जाता था। तो मैं साइकिल को करीब अ, 500 मीटर या उससे भी ज़्यादा दूर में खड़ा कर देता था, फिर मैं कार्यक्रम स्थल तक पहुँचता था। इसमें थोड़ा-सा मुझे शर्म आ रही थी। मुझे हीनता की भावना यहाँ आ गई थी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, सभी कोई गाड़ी में जाते। कई दोस्त मेरे बोले कि अरे चलो पैदल आए हो, तुमको मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोला नहीं, मैं चला जाऊँगा। बोले ऑटो में क्यों खर्च करोगे? उनको मैं बताया नहीं कि मैं साइकिल से रिपोर्टिंग करता हूँ। बाद अभी जॉइनिंग करने से पहले भी जब फिलहाल जिस अखबार का नाम बताया, वहाँ पर भी था तो करीब-करीब आखिरी के 2 साल तक साइकिल से ही रिपोर्टिंग हुई थी। मैं क्योंकि ईश्वर पे तो विश्वास करता हूँ, मैं बहुत सारी प्रार्थना सभा में नहीं जाता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने
के हिस्से से जो सोशल वर्क हो, वो करना चाहिए। जितना अभाव के बावजूद मैं बता दूँ, मैं कई बच्चों को सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से मैं वहाँ से बहुतों को पीजी करवाया है, बहुतों को बीए करवाया है और अभी 2-3 को मैं बीएड भी करवा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं खर्च तो आते हैं। मैं कुछ इस तरह का काम करता था, तो मुझे लगता है शायद उसी का कुछ कहीं न कहीं मेरे जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी तो थोड़ा परिस्थिति बदल चुके हैं, अब मेरी भी ख्वाहिश है कि समाज के लिए और कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। मेरा बस एक ही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक लिखूँ, अधिक से अधिक पुस्तक लिखूँ। नागपुरी पढ़ाता हूँ, तो नागपुरी में काफ़ी पुस्तकों का अभाव है, तो कॉम्पिटिशन के बुक्स जो हैं थोड़े कम हैं। अब मैं उसी में कलम चला रहा हूँ अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से कि मेरी पुस्तक हर साल 5, 6, 8 छपती रहे और इसी दिशा में मैं काम करूँ। कनक जी बोले कि एक निकला है फ़ॉर्म, मैं बोला यार अपने हाथ से फ़िल अप कर दो। तो वो बोला कि मैं फ़िल अप कर दूँगा तो तुमको मिल ही जाएगा। वो बोले कि फिर क्या दोगे? मैं बोला कि कैमरा तुमको दे दूँगा। मैं वो फ़ॉर्म फ़िल अप करके शंभू जी के पास गया, तो शंभू जी सहर्ष उसमें क्योंकि एक संपादक हमारे थे तो उनका सिग्नेचर और स्टाम्प ज़रूरी था। और वो बोले कि मेरा आशीर्वाद रहेगा कि तुमको मिल जाए। और सही बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर भी और काफ़ी लोग बोले कि झारखंड का ये पहला ट्राइबल जर्नलिस्ट है जिसे ये अवार्ड मिल रहा है। पहली बार मैं एरोप्लेन में चढ़ा, उसके पहले नहीं चढ़ा था, बस नीचे-नीचे हम लोग दौड़ते थे। एरोप्लेन चढ़ने का अवसर मिला, वहाँ पे इतने अच्छे होटल में रखा गया था, तब मुझे लगा अरे वाह! जीवन में कुछ और ही करना है। पैसे तो मिले ही और वहाँ पर जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था, तब वहाँ पर ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री थे, वो भी उपलब्ध थे और राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो भी वहाँ पे थे और लोग भी गेस्ट थे वहाँ पे। उनके सामने मुझे करीब-करीब 22 मिनट बोलने का अवसर दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड का ये पत्रकार आया है और इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, तो इन्हें कुछ बोलने का अवसर दिया जाए। मैं 22 से 24 मिनट तक वहाँ पे अपनी बातों को रखा था और वहाँ काफ़ी लोग बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहे थे। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही आनंददायी अनुभव है और ये जो अवार्ड मिला, ये भी मेरे करियर को काफ़ी दिशा देने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों मेरे संघर्ष को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आईडीटीवी इंद्रधनुष ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं आईडीटीवी इंद्रधनुष के सभी सदस्यों का, सभी स्टाफ का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इस चैनल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।